Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आज दिन की शुरुआत कुछ ठंडक और कुछ बारिश के साथ, और शायद ये कल की हम लोगों की क्लास का वो दौर जिसे हम लोग ने भारत छोड़ो आंदोलन के नाम पर किया था। तो शायद प्रकृति भी चाहता है और उस वक्त भी चाह रहा था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़े, तो हम लोग उसी काम को यानी अपने उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ा रहे हैं। कल हम लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट को देखा था जिसमें अगस्त ऑफर आया हुआ था, जिसमें हम लोगों का क्रिप्स मिशन आया हुआ था, और आज फाइनली वर्ल्ड वॉर की जो परेशानियां हैं, वर्ल्ड वॉर की वजह से जो इन्फ्लेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ गया है, वर्ल्ड वॉर की वजह से जो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जो अंग्रेजी सेना के द्वारा जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है भारत के लोगों को, भारत की संपदा को, भारत की संपत्ति को, और जिस तरह से दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अंग्रेजों की गुलामी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें वो सफल भी होते चले जा रहे हैं, उसका प्रभाव यहां पर दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस के अंदर हमने कल भी बताया था कि दो मुद्दों को लेकर कि क्या आंदोलन शुरू होना चाहिए कि नहीं शुरू होना चाहिए, तो दोनों ही मुद्दों पर विवाद चल रहे थे, बंटवारा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन फाइनली अंत तक आते आते सब लोग तैयार हो गए। इस आंदोलन की शुरुआत करने से पहले एक वर्धा का कॉन्फ्रेंस किया गया है, वर्धा का एक विशेष सत्र बुलाया गया है जो कि जुलाई के महीने में बुलाया गया था। उस वर्धा सत्र के अध्यक्ष हमारे अबुल कलाम आज़ाद हैं। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1947 तक का जो कांग्रेस रहा है उसमें सबसे लंबे समय तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं वो आपके अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं, 1940 से लेकर 1946 तक लगातार। ठीक, एक सवाल तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक या कांग्रेस का सबसे ज्यादा अध्यक्ष का पद किसने संभाला, तो वो अबुल कलाम आज़ाद साहब हैं, लगातार 6 साल। क्योंकि ये 6 साल 1940 से लेकर अगर आप देखेंगे तो भारत की राजनीति में इतनी कई तरह की दिक्कतें, कई तरह की परेशानियां, कई तरह के नए नए रास्ते निकल कर आ रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस को कंटिन्यू कर पाना मुश्किल हो रहा है और फोकस करना इस बात को लेकर कि भारत की आज़ादी के लिए और क्या किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं इस बात को रखा जा रहा है और इसी वजह से कांग्रेस के अधिवेशन को खत्म किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर विशेष सत्र के कांग्रेस यानी स्पेशल सेशन के कांग्रेस बुलाए जाएंगे। वर्धा में भी वही चल रहा है। तो वर्धा में जब इस आंदोलन की बात आती है तो अब तक आते आते कहीं ना कहीं सहमति बन रही है, और फिर इस आंदोलन को शुरू करने से पहले एक होता नहीं है बूस्ट करने वाली बात, जैसे किसी भी आंदोलन को, या आप ही लोगों को जैसे कभी कभी देखिए अक्सर मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं इस बात को इनकरेज करता हूं कि आप पढ़ें, मेहनत करें, तरक्की करें, और इस तरह से बूस्ट करने की कोशिश की जाती है। वही काम गांधी जी ने भी किया है इस आंदोलन से ठीक इसी अगस्त के महीने में कि 1 तारीख को एक बार फिर से तिलक जी का श्रद्धांजलि वाला काम, जिसे तिलक दिवस के तौर पर होता है, तो 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया है। उस तिलक दिवस को मनाते हुए एक बार फिर से उस स्वराज की कामना, उस पूर्ण स्वराज की कामना और उस देश का जिसे तिलक जी ने देश हमारा है, स्वराज हमारा है, जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकर रहेंगे, उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं फिर से इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। अंततः तैयारी कर ली गई है पूरी। 7 अगस्त की बात है कि बंबई के, जगह का नाम जरूर लिख लीजिएगा, कि 1942 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, जो इस भारत छोड़ो प्रस्ताव को लेकर आ रहा है, वो अधिवेशन कहां पर हुआ है। चलिए हम इसको सवाल में बदल देते हैं, और सवाल में अब आप आंसर करिएगा कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहां पर किया गया। अच्छा, सुशील कुमार जी, गांधी जी आंदोलन करते थे और उसे वापस ले लेते थे, ऐसा क्यों है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है, आप लोगों ने पूछ लिया है। सुशील कुमार जी का सवाल है। देखिए, गांधी जी हर आंदोलन को वापस नहीं ले रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो असहयोग आंदोलन वापस हुआ है, उसके पीछे उन्होंने अपने तर्क दिए हैं, अपनी बात को रखा है। उनका यह मानना है, असहयोग आंदोलन को वापस लेते समय उन्होंने कहा कि मैं जिस देश को आगे देखना चाहता हूं वो मेरे ईष्ट देव, वो मेरे भगवान जिनकी मैं पूजा कर रहा हूं, जिनकी पूजा पूरा भारत करता है, जिन्हें हम लोग भगवान राम के नाम पर जानते हैं, जो कि राजा थे
और उन्होंने जो एक अच्छा सा तरीका बना के रखा हुआ था, देखिए आंसर भी आप लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। चलिए मुंबई आंसर आ रहा, बहुत बढ़िया, अभी हम इसकी व्याख्या भी कर देंगे, स्पेसिफिक प्लेस भी बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब हुआ क्या कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने इसलिए वापस लिया कि जो मेरे ईष्ट देव भगवान राम जो कि राजा थे, उनके द्वारा जो राज्य स्थापित किया गया था, उस राज्य की तरह से वो चाहते हैं कि भारत का भी जो आगे चलकर स्वदेश जो भारत आजाद हो तो उसमें भी कुछ ऐसा ही राज्य बने, कुछ ऐसा ही शासन चले जो भगवान राम जैसा है, जहां पर सब बराबर हैं, जहां पर सब लोगों को इक्वलिटी की बात कही जाती है। मेडिवल और एंशिएंट, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा पेयरचंद साहब, बस ये क्लास खत्म होने दीजिए। आज हम लोग अपने आधुनिक भारत के अंतिम दौर में हैं और अगली क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अपने एंशिएंट इंडिया को, उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है ना। हम लोग सारे टॉपिक पढ़ेंगे और सारे टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग बात कर रहे थे अपने उन्हीं को, तो उन आदर्शों के हिसाब से गांधी जी अपने आंदोलन चलाते हैं जब उन्हें लगता है कि नहीं, शायद अभी देश की जनता उस सोच, उस विकास को, उस मानसिक विकास के स्तर को नहीं प्राप्त कर पाया है, तो उन्होंने आंदोलन वापस लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हर आंदोलन वापस नहीं लिया, ठीक है सुशील जी। चलिए, अब आप लोग ने आंसर कर दिया कि ये जो अधिवेशन हुआ है ये बॉम्बे में हुआ है। बॉम्बे में भी एक स्पेसिफिक जगह है, उस स्पेसिफिक जगह को बहुत बढ़िया, देखिए राजपाल यादव जी ने आंसर दे दिया है, ग्वालियर टैंक। ध्यान रखिएगा, ये ग्वालियर नहीं है, ये जगह आपकी ग्वालिया टैंक मैदान है। दिस इज ग्वालियर टैंक फील्ड ऑफ बॉम्बे, जहां पर यह अधिवेशन हो रहा है वो जगह है ग्वालियर टैंक मैदान। और इस जगह को हम लोग अगर याद करें तो यही वो जगह है जहां पर कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन भी हुआ था, और वो पहला अधिवेशन हुआ था बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसी मैदान का ही एक उसी स्कूल का मैदान है जिसे ग्वालियर टैंक कहा जाता है। तो यहां पर यह अधिवेशन किया गया है। हम अभी आपसे बता चुके हैं कि 1940 से लेकर 1946 तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनका नाम है अबुल कलाम आजाद महोदय। तो फिर इस कांग्रेस की अध्यक्षता को भी, यानी इस अधिवेशन की भी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद साहब ने किया है। एक बड़ा अधिवेशन है, ढेर सारे लोग आए हुए हैं। अच्छा, मैं कौन सी ब्रांच में हूं प्रेजेंट? देखिए, मैं जिस ब्रांच में हूं अमित राज जी, वो बिल्कुल आपके सामने ही है। मैं आपके सामने खड़ा हूं और आपके सामने से क्लास चल रही है, तो हम लोगों की फिलहाल ब्रांच जो है वो यही है, ठीक है। चलिए, तो अब इस जगह पर बड़ा सा अधिवेशन हुआ है, ढेर सारे लोग आए हैं, जहां पर गांधी जी ने अधिवेशन को शुरू किया है। करीब करीब 70 मिनट तक, 70 मिनट का एक लंबा चौड़ा भाषण दिया गया है गांधी जी के द्वारा, और जिसमें कुछ प्रमुख मुद्दों पर बात कही गई है। गांधी जी ने कहा कि देखिए, अब हम लोगों को, भारतीयों को एक पूरा प्रयास करना चाहिए, देश को एक लंबे समय तक और स्थायी समय तक गुलामी के जंजीरों में नहीं जकड़ा जा सकता है, और नहीं वैसा हम करने देंगे। तो अगर आज़ादी चाहिए, अगर स्वाधीनता चाहिए, तो हम लोगों को इन बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो गुलामी है, ये जो दास्ता है, इसको तोड़ने का प्रयास करके हमको अपने स्वराज की ओर और उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस कोशिश को हम करेंगे, और अगर इस कोशिश को करने के दौरान, यानी देश की आज़ादी को प्राप्त करने के दौरान अगर मृत्यु का भी सामना करना पड़ जाएगा, तो उससे पीछे नहीं हटेंगे, हिचकेंगे नहीं, यानी मृत्यु का सामना करेंगे या तो देश को आज़ाद करवाएंगे। दो में से एक रास्ता जो भी चुनना है, हम लोग चुनकर अब उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। इसी एक स्टेटमेंट को छोटे फॉर्म में कहा जाता है डू और डाई, करो या मरो। देखिए, लिखा भी हुआ है, तो डू और डाई जैसा बात कहा गया है कि हम लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई करेंगे, और उस लड़ाई और उस प्रयास में अगर जीवन को बलिदान देने का भी मौका आता है तो वो दे देंगे। और आज़ादी आसमान से टपकता हुआ कोई आशीर्वाद या कोई फल नहीं है जिसे उठाकर खाया जा सके। ये वो फल है जिसे उगाना भी पड़ेगा, जिसे तोड़ना भी पड़ेगा, और अपने आप को, यानी इसे प्राप्त करने के लिए जो भी सजावट का, यानी जो भी संघर्ष का रास्ता होगा, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने काफी लंबा चौड़ा भाषण दिया है। यहीं पर अब जब भाषण खत्म हुआ तो भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा, इस बात का प्रस्ताव, देखिए बहुत अजीब सी बात है, जवाहरलाल नेहरू ये वो शख्स हैं जिन्होंने कभी इस आंदोलन का विरोध किया था, लेकिन अब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया और रखा गया। बेसिकली लिखा तो ये गांधी जी के ही द्वारा गया था, लेकिन हाँ,
सहमति बन गई है। और एकता, देखिए अगर पब्लिक के बीच जाना है तो बहुत जरूरी है कि हम सब लोग एक हैं, क्योंकि देश हमें देखेगा, हमें देखने के बाद कहीं ना कहीं वो अगले रास्ते पर चलेगा। रिप्लाई करना है, क्या रिप्लाई करना है बेटा? डू और डाई ने गांधी जी कहां से लिया हुआ था? अच्छा, डू और डाई ये गांधी जी ने बहुत पहले जो रस्किन साहब हैं उनकी किताब से लिया हुआ है। ठीक है, नौकरी पाना है करूं या मरूं? ठाकुर साहब बिल्कुल नौकरी नहीं, नौकरी शब्द मत बोलिए, फिर थोड़ा छोटा हो जाता है। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, लक्ष्य शब्द थोड़े से अच्छे रखेंगे ना तो जीवन में तरक्की थोड़ी जल्दी मिल जाती है। तरक्की का मतलब आप अपने जीवन को और एक कदम आगे ले जाएंगे, इसलिए नौकरी शब्द का प्रयोग बिल्कुल मत करें। आपको अपना लक्ष्य जो निर्धारित किया है वो पाना है, तो उसके लिए आपको डू और डाई की पोजीशन पर तो आना ही पड़ेगा, है कि नहीं? डू अपने कर्तव्य को पूरा करना, डाई सिलेक्शन ले लेना है। अब शब्द कैसा हम लेते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना? तो हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और आप उस सिलेक्शन को, और आप सब लोग उस सिलेक्शन को प्राप्त करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे अपने आंदोलन को लेकर। तो गांधी जी का एक लंबा चौड़ा भाषण रहा है। प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया है, जिसे सहर्ष रूप से सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है, और अब आंदोलन चलाने की बात कह दी गई है। इसी अध्यक्ष भाषण में अबुल कलाम आजाद साहब ने भी काफी अच्छी बातें कही हैं कि देखिए अब हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वी हैव नथिंग टू मिस दैट ऑल फॉर अवर लाइफ, यानी हम लोगों को अपनी जिंदगी में खोने जैसा कुछ भी नहीं है। यानी जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी संघर्ष करेंगे उसमें प्राप्त ही करना है, मिलना ही है, और आजादी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग अब खोने के डर से बाहर निकले और आगे बढ़े। और ये जो धमकी और पुचकारने वाली बातें हैं, यानी अंग्रेजी सरकार जो कभी कभी धमकी देती है, जो कभी कभी कुछ छोटे छोटे प्रलोभन देती है, हम लोगों को इन धमकियों के और इन प्रलोभन के हिस्से से बाहर चले जाना होगा, और फिर अब जाकर हम लोगों को अपनी लड़ाई को, जो कि आज़ादी की लड़ाई होगी, उसे आगे बढ़ा देना है। तो ऐसे बड़े बड़े भाषण रहे। जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा कि देखिए ये जो संघर्ष हम शुरू करने जा रहे हैं ये आग से खेलने जैसा है, और अगर आग से आप खेलेंगे तो बड़ी सावधानी से खेलना पड़ेगा, क्योंकि आग की लपटें और चिंगारियां कब आपको भी जला देंगी इसका एहसास नहीं होगा। यह एहसास तब होगा जब हम जल जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि हम जले नहीं, बल्कि उस आग से उस सत्ता को जलाकर खत्म करें जो निर्मम है, क्रूअल है, जिसे खत्म करना देश के लिए अब जरूरी बन गया है, तो उसको किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने इस स्टेटमेंट को आगे बढ़ाया कि डू और डाई जो बापू ने जो हम लोगों को एक हथियार दिया है, जो मंत्र दिया है, ये उस तलवार की तरह से है जिसमें दोनों तरफ धार लगी है, और इस धार वाली तलवार को चलाते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि चोट हमें भी लगेगी, तो चोट का लगना और चोट के लगने का दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर ये कर ले गए तो फिर जीत जाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस तरह से इस आंदोलन को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड के हैं, जिन्हें हम लोग विंस्टन चर्चिल के नाम पर जानते हैं, इस वक्त जो वाइसरॉय है उसका नाम लिनलिथगो है। तो जल्दी ही रिपोर्ट पहुंचा दी गई है कि साहब ऐसा ऐसा चल रहा है। देखिए निगार सुल्ताना जी ने आंसर दिया, बिल्कुल सही दिया है। लॉर्ड लिनलिथगो जो है वो इस वक्त आपका वाइसरॉय है। तो वाइसरॉय ने रिपोर्ट पहुंचाई है, चर्चिल ने तुरंत एक्शन लिया है। हाउस ऑफ कॉमन्स, जो इंग्लैंड का हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो भारत के लोकसभा जैसा काम कर रहा है, क्योंकि भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, जो संसदीय प्रणाली है, वो इंग्लैंड से लिया गया है। तो यहाँ का लोकसभा वहाँ का हाउस ऑफ कॉमन्स हो जाता है, यहाँ का राज्यसभा वहाँ का हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो जाता है, उच्च सदन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के सामान्य सदन में, लोकसभा में, व हाउस ऑफ कॉमन्स में एक सभा बुलाई गई है, जहाँ पर जल्दी ही अब क्या एक्शन लिया जा सकता है उस पर एक बातचीत की गई है, सहमति बन गई है। तुरंत ही आदेश पारित कर दिया गया है कि कांग्रेस एक इलीगल पार्टी है, कांग्रेस एक असंवैधानिक दल है, यह बोल दिया गया। कांग्रेस की किसी भी गतिविधि में अगर लोग शामिल होंगे तो उन लोगों को भी कानून तोड़ने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए ये वही धमकियां हैं जिसका उल्लेख अबुल कलाम आजाद साहब कर चुके थे कि धमकियों से डर कर बाहर निकलना है। अब धमकियों से डरना नहीं है, तो अंग्रेज सरकार अब धमकी दे रही है, और आने वाले समय में उसने कहा कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो हम चाबुक भी चलाएंगे। तो ऐसी चीजों से बाहर निकलना है। इसका प्रभाव भी पड़ा। इस आंदोलन को सफल बनाने के उद्देश्य से गांधी जी ने कहा और कांग्रेस के लोगों ने कहा कि देखिए
हम ये नहीं कहेंगे कि सरकारी नौकरी में जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी नौकरी छोड़ दें। नौकरी बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि उसके एवज में आपको कहीं ना कहीं पैसा मिल रहा है। जो रिसेशन का दौर चल रहा था, जो इन्फ्लेशन का दौर चल रहा था, उसमें आप अपनी नौकरी तो करें, लेकिन राष्ट्र के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, देश के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, उसे भूलिएगा मत। उसे याद रखिए और उसे याद रखकर फिर इसे आगे चलाइए। ठीक, अभी अजय कुमार जी बिल्कुल ऑपरेशन 0R पर अभी आकर आपको बताते हैं। विद्यार्थियों से अपील की गई है कि विद्यार्थी अगर स्कूल छोड़ते हैं, अपने वो मिशनरीज कॉलेज को छोड़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको ये कॉलेज तब तक छोड़ना पड़ेगा। बहिष्कार अगर आप कर रहे हैं तो इस बात का प्रण लेकर बहिष्कार करिए कि आने वाले आजादी तक, यानी देश जब तक आजाद नहीं होगा तब तक फिर हम इन विद्यालयों में लौटेंगे नहीं। या तो ये सोचकर छोड़िए या तो मत छोड़िए। अगर आना है, आंदोलन में कूदना है, तो पूरे दिमागी तौर से, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से अपने आप को तैयार करके आइए, क्योंकि क्या होगा, किस तरह से आगे का काम कर दिया जाएगा, ये कुछ मालूम नहीं है। इसलिए सब कुछ सोच समझ कर आइएगा, हल्के में कोई काम मत लीजिएगा। आंदोलन को चलाने की बात कही गई है और 8 तारीख से आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसीलिए देखिए, अगर आप डेट भी देखेंगे तो मैंने 8 अगस्त लिखा हुआ है, तो 8 अगस्त को आंदोलन चलेगा। उधर अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन को रोकने के उद्देश्य से एक कानून पारित कर दिया है। एक पुलिस के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है, जिसे ऑपरेशन 0R का नाम दिया है। अभी आप में से किसी ने इसका उल्लेख भी किया था, मैं नाम भूल गया हूं। तो ऑपरेशन 0R चलाया गया है, जिसके तहत देश के सभी बड़े नेता, चाहे वो गांधी हो, चाहे सरोजिनी नायडू हो, चाहे वो आपके नेहरू साहब हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, अबुल कलाम आजाद हो, जो भी इस आंदोलन का समर्थन करता है, सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो फिर सबके गिरफ्तारी के ऑर्डर पड़ गए हैं और 9 अगस्त की सुबह सुबह की खबर आती है कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांधी जी के साथ साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ साथ जो महादेव देसाई हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों लोगों को पूना के आगा खां महल में बंदी बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, पूना के आगा खां महल में बंदी बनाया गया है 3 लोगों को, गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा, महादेव देसाई। और एक दिन बाद अगली गिरफ्तारी होती है सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू को भी इसी जेल में बंद कर दिया गया है। और ऐसा नहीं, गिरफ्तारियां तो अभी चली रही हैं। इसी तरह से अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया है। राजेंद्र प्रसाद साहब की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद साहब को पटना में, जो पटना का सेंट्रल जेल है, जिसे उस जमाने में बांकीपुर जेल के नाम पर जाना जाता था, वहां पर भेज दिया गया है। अबुल कलाम आजाद साहब को बांकुड़ा की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया है। जयप्रकाश नारायण, जो कि एक समाजवादी कांग्रेस के पहले नेता हुआ करते थे, आगे चलकर उन्होंने कांग्रेस समाजवादी दल बना दिया, तो उस दल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस आजादी के आंदोलन में कूद पड़े हैं, उन्हें भी बंद कर दिया गया है हजारीबाग की जेल में। यानी जितने बड़े नाम हैं वो सब जेल के अंदर भेज दिए गए। एक तरीके से पूरा का पूरा जो लाला लाजपत राय साहब की बेटा मृत्यु हो चुकी है, अनुज, ठीक है, लाला साहब की तो डेथ हो चुकी है, लाला साहब इस आंदोलन तक जीवित नहीं रह पाए हैं। ठीक, हाँ, सरोजिनी नायडू जो है वो फर्स्ट लेडी गवर्नर है किसी भी स्टेट की, और वो उत्तर प्रदेश है, जिसकी ये पहले राज्यपाल के तौर पर रखी गई हैं। ठीक, जब वो राज्यपाल के पद पर हुआ करती थी तो उन्होंने अपने राज्यपाल के पद की तुलना की है कि राज्यपाल, किसी भी प्रदेश का राज्यपाल एक ऐसा है, राज्यपाल है जिसकी हैसियत, जिसकी औकात कुछ ऐसी है कि वो सोने के पिंजड़े में बंद है। एक ऐसा पक्षी जिसे आज़ाद नहीं उड़ने दिया जा रहा, बल्कि उसे सोने के पिंजड़े में बंद किया गया है। तो राज्यपाल के पद पर रहते हुए सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल की क्या हैसियत है उसका उन्होंने इस एक लाइन के साथ उल्लेख किया हुआ है। आंदोलन चल पड़ा, सभी बड़े नेता जो हैं वो चले गए जेल के अंदर। अब जब सब नेता जेल के अंदर चले गए तो एकदम से ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो है वो लीडरशिप से मतलब कोई लीडर है ही नहीं, तो चलेगा कैसे। इस वक्त इस आंदोलन की अगर कुछ 2-3 अच्छी बातें बताएं आपको, तो इस आंदोलन की अच्छी बात यह है कि लगभग पूरा का पूरा हिंदुस्तान और पूरा का पूरा हिंदुस्तान के अलग अलग ग्रुप हैं जो इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। अगर कृषक वर्ग की बात करें तो वो शामिल है, अगर सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए लोगों की बात करें तो वो शामिल है, स्टूडेंट्स की अगर बात करें, जो आप जैसे बच्चे हैं तो उन्होंने अपने अपने कॉलेज का बायकॉट कर रखा है, वो इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। अब तक आंदोलन से, किसी भी आंदोलन से दूर रहने वाला जो उद्योगपति वर्ग है
वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गया है। ये सबसे अच्छी बात रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जो किसी भी आंदोलन को चलाने की जो जरूरत पड़ती है वो यहां से मिल रहा है। नौजवान वर्ग शामिल है ही है, अभी हमने आपको बताया। हाँ, कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल इस आंदोलन से जरूर दूर हैं, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, उनसे अपेक्षा भी नहीं है इस आंदोलन में शामिल होने की, वो दूर है। इसी तरह से अगर बात करें तो एक संस्था, राजनीतिक संस्था जिसे हम लोग हिंदू महासभा के नाम पर जानते थे, वो इस आंदोलन से दूर है। हिंदू महासभा को जो उस वक्त लीड कर रहे थे वो आपके बीडी सावरकर साहब थे, जिन्होंने इस आंदोलन को बोल दिया है कि हिंदू समाज को, ये क्यों कहा, किस लिए कहा, बीडी सावरकर जैसा क्रांतिकारी नेता अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया तो किस लिए दिया ये मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने अपने आप को आंदोलन से दूर रखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने अपने आप को आंदोलन से दूर रखा है। तेज बहादुर सप्रू हैं, उन्होंने अपने आप को आंदोलन से दूर रखा है। तो कुछ लोग इस आंदोलन में नहीं हैं, ये बात सच है। लेकिन ठीक है, 2, 4, 10, 12, 14 लोग, 100, 200, 500, 1000 लोग होंगे, लेकिन पूरे देश की लाखों करोड़ों की जनता तो आंदोलन में शामिल हो चुकी है। अब जब बड़े नेता जेल के अंदर चले गए हैं तो फिर अब आंदोलन संभालेगा कौन? तो अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो कुछ नौजवान नेता हैं जिन्होंने आंदोलन को संभालने की बात कर रखी है, जैसे जयप्रकाश नारायण साहब। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग की जेल में बंद थे और एक दिन मौका पाकर ये जेल से अकेले नहीं, इनके साथ इनके 5 और मित्र हैं जो जेल तोड़कर या जेल से किसी तरह से भाग निकले हैं। अब ये भाग निकले हैं, आंदोलन में शामिल हो गए हैं, और जब सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया ना, तो तय कर लिया गया इस आंदोलन को चलाया जाएगा जिसे अंडरग्राउंड पोजीशन कहा जाता है, यानी भूमिगत रूप से आंदोलन चलाया जाए। बड़े बड़े नेता जो नाम प्राप्त कर चुके हैं, जिनको पहचाना जा चुका है, तो वो पुलिस के हत्थे न चढ़ने पाए, वो सरकार के जेल के कटघरे में न खड़े होने पाए, इसलिए भूमिगत आंदोलन चलाने का फैसला कर लिया गया है। तो जयप्रकाश नारायण, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो एसएम जोशी महोदय हैं, अरुणा आसफ अली हैं जो आगे चलकर रेलवे मंत्री भी बनी है, राम मनोहर लोहिया जो बहुत बड़े समाजवादी नेता रहे, बहुत अच्छे वक्ता रहे अपने जमाने के, अच्युत पटवर्धन साहब हैं, सुचेता कृपलानी है, उषा मेहता है, मैं लिख भी देता हूं नाम, उषा मेहता साहिबा हैं। इनके अलावा एक बहुत बड़े शायर हैं जिन्हें हम लोग काफी आजमी जी के नाम पर जानते हैं, वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं। इन्हीं के साथ साथ अगर देखा जाए तो एक और बड़ा नाम है जिसे हम लोग बीजू पटनायक के नाम पर जानते हैं। बीजू पटनायक जो उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें हम लोग नवीन पटनायक के नाम पर जानते हैं, उनके पिताजी हैं जिन्होंने काफी लंबे समय तक उड़ीसा का मुख्यमंत्री के तौर पर नेतृत्व किया हुआ है। तो ये कुछ बड़े नाम हैं जिन्होंने इस आंदोलन को न रुकने दिया, न झुकने दिया, बल्कि इसको आगे बढ़ाने का काम किया। हाँ, यह बात तय है कि अंडरग्राउंड रहते हुए छिपकर इस बात को आगे बढ़ाया है। जयप्रकाश नारायण को लेकर यहां पर हम एक सवाल आपसे पूछेंगे कि जयप्रकाश नारायण ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम जल्दी से बता दीजिएगा। जयप्रकाश नारायण की किताब का नाम जल्दी से बता दीजिएगा कि उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी। जयप्रकाश नारायण ने, बहुत बड़े समाजवादी नेता हुआ करते थे जयप्रकाश नारायण, तो जरूर इनका उल्लेख करिएगा। किताब का नाम पूछा जाता है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा, इसलिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं और जल्दी से आंसर करिएगा। बाकी तब तक हम लोग बाकी मसले को आगे बढ़ाते हैं। अब इस तरह से आंदोलन चलाया गया है। आंदोलन को जब आगे बढ़ाया गया तो एक अच्छी बात आपको बताया, मैंने आपसे कहा था इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास जो उद्योगपति वर्ग है वो इसमें शामिल हो चुका था बहुत तेजी से। तो जब वो इस आंदोलन में शामिल हुआ तो आंदोलन को देखिए बहुत बढ़िया अनुज जी ने आंसर दिया हुआ है, अमित जी ने आंसर दे दिया हुआ। देखिए कामायनी आंसर मत दीजिए बेटा, कामायनी और जयप्रकाश नारायण का कोई खास रिश्ता है नहीं, ठीक है। चलिए 2 नाम आ गए हैं। विक्रम साहब ने आंसर दे दिया है नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया, ठीक है। वाई इज सोशलिज्म, आनंद कुमार जी ने, बहुत बढ़िया। तो आंसर जो है इस किताब का जो जयप्रकाश नारायण साहब ने लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा उस नाम को, वाई सोशलिज्म। वाई सोशलिज्म। आगे चलकर इस किताब का हिंदी अनुवाद किया गया और हिंदी अनुवाद का नाम है समाजवाद क्यों, ठीक है। ये पूछा जा चुका सवाल है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं और कई बड़े एग्जामों में पूछा गया, कई बड़े एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिएगा। चलिए, तो अब कुल मिलाकर आंदोलन आगे बढ़ाया गया है। आंदोलन को अलग अलग तरीके से चलाया जा रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास इसमें जुड़ गया। मैंने आपसे बोला था भारत की जो पहली महिला उद्योगपति हैं, क्या आप आंसर बता पाएंगे? भारत की पहली महिला उद्योगपति का नाम बता पाएंगे आप लोग? अगर हां तो जल्दी से आंसर दीजिए, और अगर नहीं तो भी बता दीजिए कि नहीं मालूम, फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए, तो अगला सवाल यह है कि भारत की पहली महिला उद्योगपति का नाम बता दीजिए, ठीक।
तो उन्होंने समर्थन कर दिया है, और उनका समर्थन कहीं ना कहीं मिला तो एक बड़े नेता, देखिए आप नाम देख रहे होंगे अच्युत पटवर्धन साहब का, तो इनके लिए रोज नई कार का इंतजाम कर दिया गया है, रोज नए कपड़ों का इंतजाम कर दिया गया है, ताकि ये इन कार में और इन कपड़ों को बदलते हुए, और कार भी रंग बदलती हुई है, एक कार नहीं है, रोज नई कार आएगी और रोज नई कार का रंग बदल कर आएगा। नहीं पता, कोई बात नहीं शिव जी, हम बताएंगे आपको आंसर। ठीक, किसी को मालूम हो तो आंसर करिएगा, अदरवाइज मैं आपको आंसर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, आंसर तो मैं दूंगा आपको। कोशिश करिए, कोशिश करना हम लोगों का फर्ज है, कर्तव्य है, हमें कोशिश करनी चाहिए। चूंकि आपने पढ़ा है, मैं जानता हूं आप में से कोई ना कोई आंसर कर देगा, इसलिए मैंने सवाल पूछा है। ठीक, इंदिरा गांधी अब तक भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं, अब तक। आगे हो सकता भविष्य में आप में से ही कोई प्रधानमंत्री का पद प्राप्त कर ले, ठीक है ना, तो इसलिए मैं अब तक की बात कर रहा हूं, भविष्य में हो सकता हो कोई और लोग भी बने। ठीक है, बफरिंग, बेटा बफर अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से उसको रिफ्रेश कर लेना, अपने वीडियो को जो देख रहे हो आ जाएगा। ठीक है, यहां से प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, चलिए, अब मैं समझ गया आपको आंसर नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। भारत की जो पहली महिला उद्योगपति हैं उन्हें हम लोग सुमति मोरारजी, मैं लिख देता हूं नाम, सुमति मोरारजी के नाम पर जानते हैं। ये भारत की पहली महिला उद्योगपति हैं जिन्होंने अब पटवर्धन साहब के लिए रोज नई कार का इंतजाम कर दिया। वो पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, जहां पर पहुंचकर फिर वो धड़ाक से अपने भाषण को देते हैं। और देखिए उस जमाने की जनता और आज की जनता कितनी होशियार है। जब पटवर्धन साहब भाषण दे रहे होते हैं और अचानक किसी तरीके से पुलिस वहां पहुंच जाती है, तो उनको बचाकर निकालने का तरीका आप देखिए। पब्लिक जो लोग इकट्ठा है ना, वो दो अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप चला जाता है पुलिस की ओर और एक ग्रुप हमारे पटवर्धन साहब को चारों ओर से घेर लेता है और उसी भीड़ में से उनको निकाल देता है। पुलिस की भीड़ जब तक पटवर्धन साहब तक पहुंचती तब तक पटवर्धन साहब गायब हो गए। अब इतने सारे लोग, पुलिस कहती है यहां पर ये वो, कह नहीं साहब का ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कोई आया ही नहीं है। कुछ लोग, एक दो घटनाएं तो ऐसी भी पता चली हैं कि कुछ लोगों ने अपनी खुरापात को इतना बढ़ा दिया कि पुलिस को जो होता नहीं, एक ग्रुप ने घेरा और अगले ग्रुप ने जल्दी से टूल वगैरह लेकर के पुलिस की जीप का एक दो पहिया ही खोल दिया। अब पहिया खोल दिया तो अब भाग पाओगे नहीं, पीछा कर नहीं पाओगे। तो अब पुलिस वाले इस बात को लेकर परेशान, यार आए थे तो जीप में 4 पहिए थे, अब जब वापस आ रहे हैं जीप के पास पीछा करने के लिए तो पता चला 3 जीप है, मतलब 3 पे टायर लगे हुए हैं। और पब्लिक भी बड़े आसानी से कहती थी साहब जैसी आप गाड़ी लेकर आओ वैसे ही तो है, 3 पहिए पे आए होगे तो 3 पहिया है। तो इस ढंग से ये देखिए, ये जबरदस्त तरीका है। भारत की आज़ादी को प्राप्त करने का जो जनता के बीच का जोश है ना, वो कहीं ना कहीं कितना बड़ा है। यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करना पड़ जाए तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ये उस जमाने की जनता ने भी मैसेज दिया और आप लोग भी इस काम को करेंगे, कर लेंगे, मैं जानता हूं। ठीक है, तो इस तरह से इस आंदोलन को आगे चलाया गया। इस आंदोलन का एक दूसरा हिस्सा देखिए, जहां पर आप देखेंगे इतनी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही, वहीं पर एक अच्छी बात और बता दें कि आंदोलन अपने एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच चुका है और कुछ जगहों पर तो अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजी प्रशासन को नकार दिया गया है, यानी पैरेलल गवर्नमेंट तक खड़ा कर दिया गया है। क्या आकाश कुछ पूछ रहा है, बता दीजिए। ठीक है भाई आकाश जी, पूछ लीजिए क्या पूछ रहे हैं आप, हम आपको बता देते हैं। ठीक है, दोबारा से डाल दीजिए अपना, आपको कोई सवाल हो। सवाल का ध्यान रखिएगा, सवाल वो हो जो कि लॉजिकल हो थोड़े, ठीक है ना। कुछ ऐसा वैसा सवाल मत पूछिएगा जिसका आंसर मैं दे ना पाऊं आपको। ठीक, चलिए, तो कुछ जगहों पर अंग्रेजी सरकार को लेकर मुखालफत कर दिया गया और इतना बड़ा कि कहीं ना कहीं अलग अलग सरकार पैरेलल गवर्नमेंट तक बनाई जा रही हैं। और उन पैरेलल गवर्नमेंट को अगर देखा जाए तो जो पहली समानांतर सरकार बन रही है, भारत के पहले राज्यपाल, अच्छा अरे बेटा क्या सवाल पूछ रहे हो आकाश, भारत का पहला राज्यपाल, राज्यपाल भारत में नहीं होता है, राज्यपाल प्रदेशों में होता है। ठीक है, भारत के लिए कहां से सवाल पूछ लिया राज्यपाल, भारत का पहला राज्यपाल कोई नहीं बना है। जब देश आजाद हुआ है तो उसके बाद जो पद आया वो गवर्नर जनरल का आया है। अब भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन है, ठीक है ना।
और भारतीय जो गवर्नर जनरल हैं वो सी राजगोपालाचारी साहब हैं, वो गवर्नर जनरल का पद है। फिर इसके बाद सीधा पद आ गया है राष्ट्रपति का। ठीक है, अब भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको बताने की जरूरत है, ये आप सब लोगों को पता होगा। तो ठीक है, तो सवाल को पहले एक बार पढ़ लो, खुद भी पढ़ लो, ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप उसको पूछिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कंफ्यूजन में पूछ लिया हो, कोई वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए साहब, तो हम लोग बात कर रहे थे अलग अलग पैरेलल गवर्नमेंट की, और पहली जो समानांतर सरकार पैरेलल गवर्नमेंट बन रही है वो बन रही है बलिया। बलिया वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और अगर आप देखेंगे तो बलिया जो है ये क्रांतिकारियों का एक बड़ा गढ़ रहा है बहुत पहले से। ये हमेशा से नई शुरुआत करने वाला है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा याद रखिएगा तो हम किसका नाम ले ले, ज्ञानेंद्र सागर साहब। ठीक, बहुत बढ़िया, आपका नाम ले लिया मैंने। चलिए, ज्ञानेंद्र सागर साहब का दोबारा नाम ले लिया। तो बलिया हमेशा से भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। अगर थोड़ा याद होगा 1857 की क्रांति की जो चिंगारी है ना, वो भी बलिया से ही निकल कर आई है। वहां पर तब मंगल पांडे साहब हुआ करते थे जिन्होंने इस चिंगारी को आगे बढ़ाने का काम किया था। फिर आप देखिए, इस वक्त बलिया यानी कि 1947 से पहले अगर भारत देश के कोई भी हिस्सा जो आजाद हो गया था, जिसने अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी, वो हुआ करता था बलिया। और बलिया के उस जमाने में लीडर जो हुआ करते थे उनका नाम हुआ करता था चित्तू पांडे। तो चित्तू पांडे महोदय ने बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट बनाई है, यानी कि अंग्रेजी सरकार को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इंग्लिश हेडक्वार्टर पर जाकर आक्रमण करने का काम किया और इंग्लिश हेडक्वार्टर के वहां के अधिकारियों को भगाया गया। और बेटा आप सबका नाम नहीं ले पाएंगे, ये रिक्वेस्ट मत करो कि सर मेरा नाम भी ले ले, ठीक है, क्योंकि हम लोग कौन बनेगा करोड़पति में नहीं है। ठीक, चलिए, तो आप सभी लोग, मैं तो सभी की बात करता हूं, आप सभी लोग अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, तो इसलिए एक एक करके नाम मत दिलवाई, नहीं तो टॉपिक पीछे छूट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो चित्तू पांडे साहब ने पैरेलल गवर्नमेंट बनाया है। वहां का जो मुख्यालय है बलिया का, उस पर आक्रमण करने का काम किया है। वहां पर लगा हुआ जो इंग्लैंड का झंडा है उसे उतार लिया गया है, उसे फाड़ दिया गया, उसे जला दिया गया। उसकी जगह पर फिर अपना तिरंगा झंडा फहराया गया। वो तिरंगा झंडा जिसमें आजकल की तरह से वो सांची के स्तूप वाला चक्र नहीं बल्कि चरखा हुआ करता था, तो चरखे वाला तिरंगा झंडा फहराया। एक हफ्ते तक लगातार हमारे चित्तू पांडे और उनके साथ के लोगों ने वहां पर पैरेलल गवर्नमेंट चलाया, यानी अंग्रेजी सरकार की कोई बात नहीं मानी गई। यानी जो गांधी जी ने बोला था कि भारत जो देश होगा, यहां की सरकार ऐसी सरकार होनी चाहिए जो यहां के लोगों के द्वारा बनाई जाए, यहां के लोगों के द्वारा चलाई जाए और यहां के लोगों के लिए चलाई जाए। जो लोकतंत्र का परिभाषा दिया जाता है ना, लगभग उस चीज को उन्होंने यहां पर लगा दिया है। इसी तरीके से इस बलिया वाला एक हफ्ते में बनारस और गाजीपुर होते हुए बलिया में अंग्रेजी सरकार की सेनाएं प्रवेश करती हैं। वहां पर फ्लैग मार्च किया गया और जल्दी ही इन सब लोगों को गिरफ्तार करके कहीं ना कहीं अलग कर दिया गया और फिर से एक बार वापस ले लिया गया बलिया को अपने में। इसी तरह से बलिया से इंस्पिरेशन लेते हुए एक जगह बनती है जिसे तामलुक कहा जाता है। तामलुक ये वर्तमान समय में बंगाल का जो मिदनापुर का इलाका है ना, वो इलाका है। यहां पे भी पैरेलल गवर्नमेंट बना दी गई है और उस पैरेलल गवर्नमेंट को जो नाम दिया गया था वो नाम दिया गया था आपका जातीय सरकार। ठीक है, जातीय सरकार। तो उस जातीय सरकार का नाम आता है, इस नाम से चलाया गया। जाति का मतलब किसी कास्ट से नहीं है, जाति का मतलब है पब्लिक से यहां पर, तो उनको आगे चलाया गया। प्रकाश जी परेशान मत होइए, श्याम जो भी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं वो आजाद है उस बात को स्टेटमेंट देने के लिए, ठीक है, वो अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए जाने दिए। ठीक है, ऐसे लोगों को हमेशा, जैसे मैं इग्नोर कर रहा हूं वैसे आप भी इग्नोर कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, हम लोगों को अपने कंसंट्रेट रहना अपने टॉपिक पर। इधर उधर देखिए कीचड़ पत्थर वाले लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, उनसे क्या मतलब है, उनको आप देखिए ही मत, हमारी तरह छोड़ते चले आइए। अगली जगह पर आते हैं, तो जो सबसे बड़ी और सबसे लंबे समय तक चलने वाली जो सरकार है वो आपकी सतारा बेसिकली आपका महाराष्ट्र का इलाका है। वाई.बी. चौहान साहब ने यहां पर नेतृत्व संभाला है। यानी ये तीन वो इलाके हैं
जो कहीं ना कहीं इस बात को बता रहे हैं कि साहब हम लोग अंग्रेजी सरकार से अलग हो सकते हैं, पूरी आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हो गया। देखिए, जहां पर ये लड़ाई चल रही है, कल की क्लास याद होगा तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस और आईएनए का उल्लेख कर चुके थे। तो वो सब लोग कहीं ना कहीं इस पूरी आज़ादी को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं और इस काम को आगे चला रहे हैं। किस प्रदेश में पहला राज्यपाल बनाया गया? सूरज गुप्ता जी। पहला राज्यपाल जो नियुक्त किया गया है वो आपके उत्तर प्रदेश में नियुक्त किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्य राज्यपाल रहे हैं उन्हें हम लोग सरोजनी नायडू के नाम पर जानते हैं। ठीक बेटा, चलिए अब इस तरह से आंदोलन आगे बढ़ाया गया, लेकिन चूंकि आंदोलन जल्दी चला भी, लेकिन जल्दी ही इसको असफलता का सामना करना पड़ गया है। उसका एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि वर्ल्ड वॉर में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई हैं जो एकदम से आंदोलन को रोकने का काम कर रही हैं। जापान पर जो एक आक्रमण हो गया था, जिसे एटम अटैक कहा जाता है, जो कि तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा लिया गया एक खराब निर्णय था, जिसकी वजह से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो जापानी सरकार भारतीयों को मदद कर रही थी, तो कहीं ना कहीं वो आपकी मदद मिल नहीं पाई है, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ गया है। चूंकि नेतृत्व विहीन रहा है, इसलिए इन सारी चीजों को लेकर परेशानी आई है। जल्दी ही आंदोलन कमजोर पड़ गया और आंदोलन के खत्म होने का जो बड़ा कारण रहा वो 1945 का वो दौर रहा जब इंग्लैंड में जनरल इलेक्शन हो गए हैं। जनरल इलेक्शन में जो वहां की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी हुआ करती थी, तो कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो हार गई है। विंस्टन चर्चिल महोदय हार गए हैं और उनकी जगह पर नई सरकार जो बनी है वो नई सरकार बनी है क्लीमेंट एटली की। क्लीमेंट एटली वो सदस्य हैं जो साइमन कमीशन में कभी भारत आ चुके थे। भारत आने के बाद उन्होंने भारत की आज़ादी का कहीं ना कहीं अपनी बात को रखा भी था और सही भी है, तो उस चीज को आगे बढ़ाने का काम किया। और जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने अपना पहला कदम उठाया और उस पहले कदम के तहत जो है उन्होंने अपनी बात को आगे रखा और ये एक मिशन के तौर पर, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, उसे भेजा गया। ये भारत की आज़ादी के वो कदम है जिसे अंग्रेजी सरकार अब चलाने की कोशिश कर रही है। उसके पीछे देखिए एक बहुत बड़ा कारण है। चाहे वो क्लीमेंट एटली या कोई भी होता, इस तैयारी में ना हो पाता, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण था अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनका एक पॉलिटिकल प्रेशर इंग्लैंड पर जब बनना शुरू हुआ है, तो उसकी वजह से विशेष तौर पर अमेरिका का जो एक प्रेशर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का जो भारत को एक समर्थन मिल रहा था ना, उससे बहुत बड़ा कहीं ना कहीं काम बन जाता है। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट के 3 सदस्यों को कैबिनेट मिशन का वो बनाकर भेज दिया कि जाइए भारत के संविधान को लेकर वहां पर आप बातचीत करें। और उस वक्त जो वाइसरॉय हैं, अब वाइसरॉय साहब जो हैं वो हटा दिए गए हैं और उनकी जगह पर जो लिलित को हटा दिए गए, उनकी जगह पर लॉर्ड वेवेल को वाइसरॉय बना दिया गया है। इस कैबिनेट मिशन के जो मेंबर है उनके नाम आप देख लीजिए, पूछा जाता है तो वो नाम है पैथिक लॉरेंस, वो नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स, वो नाम है एवी अलेक्जेंडर। अब ध्यान रखिएगा एक चीज का, और एक सवाल हम आपसे पूछेंगे। क्रिप्स, सवाल नहीं बता ही देते क्योंकि समय भी थोड़ा कम हो गया है। क्रिप्स मिशन में भी यही तीनों लोग आए थे। जब क्रिप्स मिशन आया था ना 1942 में, तब भी यही तीनों लोग आए थे, लेकिन तब फर्क ये था कि स्टेफोर्ड क्रिप्स उस मिशन के अध्यक्ष थे, उस आयोग के अध्यक्ष थे। अब की बारी अध्यक्ष जो बन गए हैं, जो लीड कर रहे हैं, वो पैथिक लॉरेंस हैं। तो दोनों ही सदस्यों की बात करेंगे तो दोनों सदस्य सिमिलर हैं। कैबिनेट मिशन के आने के बाद संविधान सभा का गठन कर दिया गया और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई वो आप जानते हैं, 9 दिसंबर 1946 की बात है। फिर 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो गया। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रियम्बल को पढ़ा गया है। तो ये सारी चीजें कैबिनेट मिशन के तहत हुई। सरकार बनाने का यानी कि संविधान बनाने का काम किया गया। इसी दौरान एटली ने एक बड़ा डिक्लेरेशन कर दिया जिसे हम लोग एटली डिक्लेरेशन के नाम पर जानते हैं। 20 फरवरी 1947 को यह डिक्लेरेशन आया है, जिसमें यह कहा गया कि आने वाले 30 जून 1948 तक हम भारत को आजाद कर देंगे। ये एक टेंटेटिव डेट दे दी गई है और इस टेंटेटिव डेट के बाद अब इस बात की तैयारियां की जा रही कि कैसे क्या किया जाएगा। और बड़ा परिवर्तन, वेवेल को वापस बुला लिया गया और गवर्नर जनरल बनाकर भेज दिया गया है लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड लुई माउंटबेटन को बनाकर भेज दिया गया गवर्नर जनरल। माउंटबेटन आते हैं, पहली बार जब आए हैं
तो उन्होंने अलग अलग मुलाकातें की हैं पॉलिटिकल पार्टी से, खासकर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी, इन लोगों से मुलाकात की है। और मुलाकात के बाद लंदन वापस चले गए हैं। वहां से लौटने के बाद पूरी एक रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसे हम लोग माउंटबेटन प्लान के तौर पर जानते हैं। और इसे अगर हिंदी में देखा जाए तो आप पढ़ेंगे, कई जगह पढ़ने को मिलेगा, और ये होता है मनबाटन प्लान। ये भारतीयों के द्वारा दिया गया नाम था, मनबाटन योजना। ठीक, कुछ नहीं, अगर आप ध्यान से देखिए तो माउंटबेटन जो शब्दावली है ना, उसी को बदल दिया गया है मनबाटन योजना के तौर पर। तो सवाल पूछा जा चुका है सिविल में, मनबाटन योजना कौन लेकर आया था? तो कुछ नहीं, माउंटबेटन प्लान को हिंदी में भारतीय नेताओं के द्वारा मनबाटन प्लान कह दिया जाता है। अब यह प्लान आया है, इस प्लान में बोल दिया गया है कि भारत, अंग्रेजी सरकार स्वीकार करती है भारत के उस विभाजन को जो भारत के पॉलिटिकल पार्टीज मांग रहे हैं, जो यहाँ का राजनीतिक क्रम दिखाई पड़ रहा है उसमें जो चल रहा है। अब इसमें विभाजन की बात को स्वीकार कर लिया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना तो पिछले 7 सालों से चिल्ला रहे हैं, 8 सालों से चिल्ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बात से उनको कोई खास मतलब नहीं बनता है। कांग्रेस की सहमति बन रही थी क्योंकि कांग्रेस के अंदर विभाजन को लेकर 2 अलग अलग गुट बने हैं। अंतिम रूप से 16 जून की 16 करीब मान के चलिएगा, ये बात आती है आपकी 16 जून को। 16 जून को एक बैठक होती है, दिल्ली के बिरला हाउस में होती है, जहां पर यह तय किया गया कि हम लोग भी विभाजन को स्वीकार कर लेते हैं। तो 16 जून 1947 गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा भारत के विभाजन का कांग्रेस की ओर से प्रस्ताव रख दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में इकट्ठा होने के जो सारे प्रयास करने थे, किए जा सकते थे, वो किए जा चुके थे। इवन माउंटबेटन का एक बहुत ही स्टेटमेंट बहुत बड़ा आया था, और वो ये मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर स्टेटमेंट आया था कि मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी बर्फ की चट्टान है जो इतनी कड़ी और इतनी कठोर हो चुकी है कि उसे किसी भी प्रकार की कोई भी आंच, कोई भी आग, कोई भी तपिश पिघला नहीं सकती है। अगर उस पत्थर से टकराएंगे, उस बर्फ के टुकड़े से टकराएंगे, तो आप ही को नुकसान होने जा रहा है। ये माउंटबेटन का स्टेटमेंट था मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर। तो अब दोनों तरफ से विभाजन को स्वीकार कर लिया गया है, और जैसे ही विभाजन के स्वीकार का दोनों ओर से प्रपोजल चला गया, तो फाइनली इस योजना के तहत वो आज़ादी की डेट जो कि 30 जून 1948 दी गई थी, उसको अब जल्दी ही बदलकर 15 अगस्त 1947 कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 कर दिया गया। और 15 अगस्त 1947 इसलिए कर दिया गया था क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसका रिजल्ट आ गया था। उस रिजल्ट में इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया गया था। तो इसलिए अंग्रेजी सरकार ने उस विजय दिवस को यहां पर भी एक विजय दिवस के रूप में मनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए, पूरी दुनिया को दिखावा करने के लिए 15 अगस्त की डेट दे दी, जो आज़ादी का तिथि बन गया। तो उसे हम लोग आज तक मनाते चले आ रहे हैं अपनी आज़ादी को लेकर। यह आपका मॉडर्न हिस्ट्री का वो पार्ट था। कल जो हम लोग मुलाकात करेंगे, चूंकि अब हम लोग ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, इसलिए इसके कुछ MCQ यानी इस पर हम लोग कुछ रिवीजन का पार्ट लेकर आएंगे। ठीक, तो कल रिवीजन का पार्ट होगा। कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़कर आए, इसमें इकट्ठा होकर आए तो अच्छा रहेगा। तो कल हम लोग MCQ करेंगे मॉडर्न इंडिया के ऊपर। ठीक है, उस पर क्वेश्चन आंसर होंगे, आप लोग आंसर करिएगा, मैं सवाल पूछूंगा, नहीं आएगा तो भी मैं आंसर करूंगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कल। ठीक, सेशन अच्छा लगेगा तो उसके लिए लाइक कर दीजिएगा। कमेंट, जैसा मैं कहता हूं, अपने सवाल, अपनी क्वेरीज को आप लोग वहां पर डाल सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये घंटी आपके लिए और हमारे लिए, दोनों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जितना ज़्यादा आप इस काम को कर पाएंगे, तो हम लोग कहीं ना कहीं ताकतवर बनते चले जाएंगे। साथ ही साथ प्रॉपर नोटिफिकेशन जो आपको मिलना चाहिए वो मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.